भी करो। याद करो ये वाला सवाल आप कर चुके, हाँ कर तो चुके हैं। अगर मैं प्राइम इस वाली कॉइल में पहले एक सवाल के रूप में समझते हैं, अगर मैं बड़ी वाली कॉइल में करंट बहाऊं I1 के सेकेंडरी पे अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये A लेस देन R का ये मतलब है, A लेस देन R का ये मतलब है कि भाई, अरे बोलो भाई, A लेस देन R का यह मतलब है कि क्या मतलब, कि जो फ्लक्स जो B आएगा बड़ी कॉइल की वजह से छोटी कॉइल में वो कांस्टेंट। अब ध्यान से, अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो इसको ऐसे लिखो, क्या समझे, इसमें से करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इधर रो बी कितनी है, ध्यान से देखो, नॉट N1 I, नॉट I R स्क्वायर, नॉट N1 I 1 R स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर की पावर 3/2, यस और नो, यस। तो 2 के अंदर फ्लक्स कितना है, 2 के अंदर फ्लक्स इनटू कितना है, फ्लक्स इनटू आया E इनटू इसका एरिया पाई A स्क्वायर, यस और नो, अरे यस और नो, यस सर। ये सवाल तुम कर चुके हो, मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, तो तुम्हें कहानी समझ में आने लगी। फ्लक्स इनटू इक्वल टू P की वैल्यू नॉट N1 R स्क्वायर इनटू नॉट N1 R स्क्वायर इनटू बाई A स्क्वायर I1 बाई ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर की पावर 3/2। तुम ध्यान से देखो तो ये phi2 by I1 is nothing but mutual inductance of the system। अरे हाँ, और ध्यान से देखो ये phi और I दोनों पर डिपेंड नहीं करिए, डायमेंशंस, नंबर ऑफ टर्न्स, उनको कैसे रखा गया है, ये सब बातों पर डिपेंड करिए। देखो, अरे हाँ, तो सोचो क्या ये इस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस बन गई, क्या बन गई, हमसे पूछा नहीं हो म्यूचुअल इंडक्टेंस। पर एक बात बताओ, तुमने यही तो सवाल सॉल्व करा था बी वाला पहले, अरे करा था कि नहीं करा था, हाँ सर, यही तुम जो सवाल कर चुके हो ना, उन्हीं सेटअप को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे अभी। अच्छा, अब तू सोच, अगर तुझे इस सेटअप में म्यूचुअल इंडक्टेंस पता होती, मान लो पता होती 5 हेनरी, तुझे पता होता कि इसमें करंट अगर 2 एम्पियर बहेगा तो यहाँ कितना बहेगा, 5 हेनरी अगर है तो भैया इसमें अगर 2 बहेगा करंट तो भैया इसमें 10 फ्लक्स आएगा। अरे हाँ सर, या इसमें करंट की रेट चेंज होने की 2 एम्पियर पर सेकंड होगी तो वहां पे भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा 5 इंटू 2, 10 वोल्ट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, ये बात तो आपसे, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं इस सवाल में, अगर मैं ऐसे फ्लक्स नहीं पूछूं, मैं आपसे सेटअप की ये मैं सवाल क्या था सुनो, अगर सवाल ऐसा होता, कैसा, ध्यान समझ कि भैया ऐसे रिंग है, R रेडियस है, N1 टर्न्स है, इससे D दूरी पर एक और रिंग है, रेडियस A है, A लेस देन R है, इसमें टर्न्स N2 है, इसका M बताइए, ये आपसे पूछा, सिर्फ कहीं करंट वरंट नहीं दिया था, बोलता इसका M बताइए, ये सवाल भी आ सकता था, सवाल तो यही था। तो बता पहली स्टेप अपने लिए क्या फंसती, पहली स्टेप अपने लिए क्या फंसती, अपने लिए पहली स्टेप ये फंसती कि करंट किसमें मानने हैं भैया, इसमें तो करंट दे रखा था इसलिए अपने को फ्लक्स का निकालना पता पड़ता, मतलब पहली स्टेप होती है प्राइमरी कॉइल किसको माने। अच्छा फिर एक सवाल आया, क्या सर प्राइमरी कॉइल किसी को भी मान सकते हैं, हाँ, क्या मैं तुम्हें कहानी समझाऊं, समझो, मान लो ये 1 लूप है और ये 2, अच्छा अगर ये 1 लूप है और ये 2 लूप है, ध्यान से समझो, ये तो अपना आंसर तो आ गया, ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आ गया अपनी, ये अपना फ्लक्स आ गया, इसमें से कोई खास बात नहीं। अब ध्यान से समझना, कोफिशिएंट ऑफ इंसुलेंट ना फाइज बाय बी, ये अपना आ गया, रुक जाइए वही समझाता हूँ। अब मान लो कि ये 1 लूप है, ये 2 लूप है, ये अपन ने थोड़ा सा कलर चेंज कर देना तुम्हें अच्छा लगे, ये 1 लूप है और ये 2 लूप, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं करंट 1 में बहाऊं, ये बात सच्चाई होती है, ध्यान सुनना, कि अगर मैं करंट इन 1 में बहाऊं तो क्या M 1 तो
मतलब 2-1 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो फ्लक्स इन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. इन फ्लक्स इन, अगर मैं 2 में करंट बहाऊं तो क्या फ्लक्स इन 1 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. रेसिप्रोकेटरी थ्योरम आपको याद, बेसिकली M12 या M21, बेसिकली इसमें करंट भाग के उसमें फ्लक्स निकालो या इसमें करंट भाग के इसमें फ्लक्स निकालो. हमने क्या पाया कि जो M आता है वो सेम होता है. क्यों? क्योंकि लॉजिकल भी वो फाइव और आईपी तो डिपेंड ही नहीं करता था, वो तो उनके सिस्टम पे डिपेंड करता है, सेटअप पे. अरे हाँ, तो वैसे तो तुम्हें याद रखना है कि रेसिप्रोकेटरी थ्योरम क्या कहती है? M21 इक्वल टू M12 इक्वल टू M. हो. कहानी को समझने का प्रयास करो. क्या कहा मैंने? 1 और 2 दो लूप्स हैं, इनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला. इनके डायमेंशन, आप करंट इसमें बहाओ तो इसमें फ्लक्स देखो, या इसमें करंट बहाओ और इसमें फ्लक्स देखो, दोनों के करस्पॉन्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, वो सेम आएगा, क्योंकि वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है. तो एम पे फर्क नहीं पड़ता. तो अगर सेटअप का कभी भी म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा हो ना, तो इसमें करंट बहाओ तो इसमें फ्लक्स निकाल सकते हो, इसमें करंट बहाओ तो इसमें फ्लक्स निकाल सकते हो, इसमें करंट चेंज करो तो इसका ईएमएफ निकाल सकते हो, इसमें करंट चेंज करो तो इसमें ईएमएफ निकाल सकते हो. ये खूबसूरत बात है. ऐसा नहीं कि इफ यू चेंज द loop in which we are flowing the circuit, mutual inductance of the system will change. फिर तो उसका कोई सिग्निफिकेंस बचता ही नहीं ना. और हाँ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सेटअप, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सेटअप. बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है और जबरदस्त है. बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, अरे सोच लो. अब मैं तेरे को कहानी सुनाता हूं कि प्राइमरी कॉइल कौन मानते हो, इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि हम प्राइमरी कॉइल कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि जब सेटअप का पूछा होगा कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, तो आपको ये तो बोला ही नहीं होगा कि प्राइमरी कॉइल. आपको चूज करना होगा प्राइमरी कौन है. हाँ, प्राइमरी कोई भी मान सकते हैं, उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हम पहले से जानते हैं रेसिप्रोकेटरी थ्योरम से. किससे जानते हैं? रेसिप्रोकेटरी थ्योरम से. हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है. बोलो क्लियर? अरे सोच लो. हाँ, ये बात तो सही है सर आपकी, अच्छा लग रहा है सर. रेसिप्रोकेटरी थ्योरम के हिसाब से ये बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सेटअप. ओके, अब क्या करें? अब सुने. ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ये बात समझ आ गई. तो अपनी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? हाउ टू चूज प्राइमरी कॉइल. क्या वी कैन चूज एनी ऑफ द लूप एज अ प्राइमरी कॉइल? यस. So when they will give you the setup of two loops or two systems, which is a setup, and they will ask you a mutual inductance, then first thing which you need to answer is which loop we should choose as a primary coil. Okay. अब सोचो प्राइमरी कॉइल सर किसी को भी मान लो. नहीं, प्राइमरी कॉइल ऐसे मानो कि सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना आसान हो. देखो इसमें अगर बड़ी लूप को मानोगे सेकेंडरी में फ्लक्स निकाल पाओगे. सोचो अगर छोटे में करंट मान लोगे तो बड़े में फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे, उसमें भी वेरी कर जाए. अरे हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं इम्पॉसिबल टास्क है, पर क्या कहानी बहुत टफ हो जाएगी? हाँ सर, बहुत टफ हो जाएगी. बात तो सर आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात सर. हाँ सर, बिल्कुल सही सर. यानी कि फर्स्ट स्टेप इज टू चूज प्राइमरी कॉइल. तो स्टार मार्क करके क्या लिख लीजिए, कहानी लिख लो, फिर इसके नीचे लिखो स्टार मार्क कर. चूज प्राइमरी कॉइल such that it is easy. ये दिमाग लगाना है इसके लिए. इट इज, ये दिमाग वाला स्टेप होता है. इट इज इजी टू कैलकुलेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल. तो सोचो अगर आपसे तो पूछा जाए व्हाट इज द स्टेप्स टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है चूज प्राइमरी कॉइल
दैट इट इज इजी टू कैलकुलेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। आप ऐसा बोल सकते हो, स्टेप्स टू कैलकुलेट M। तो पहली स्टेप क्या है? चूज प्राइमरी कॉइल सच दैट इट इज इजी टू कैलकुलेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकंड स्टेप क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल। मैं स्टेप्स और भी बना सकता हूँ, टाइम पास नहीं करता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या स्टेप्स कैसे बना सकते हैं, किताबों में लिखी हुई होती है। कैसे समझे कि नाउ अज्यूम करंट इन प्राइमरी कॉइल, नाउ थर्ड स्टेप, नाउ कैलकुलेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसको भी और तोड़ सकते हैं। नाउ कैलकुलेट फ्लक्स इन वन लूप ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नाउ मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नाउ यू विल गेट फ्लक्स टोटल इन सेकेंडरी कॉइल, नाउ टेक रेशियो ऑफ दिस। तो मैंने उतनी सारी फालतू स्टेप को हटा के काम की बातें बता दी। क्या बोलो, बातें क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, अभी आगे अब सवाल आएंगे तुम्हें और। अच्छा, ये सवाल करे हुए हैं आपने। अब देखो, बड़ा लूप और छोटा लूप दिया होता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बड़े लूप में अगर करंट मान लूंगा तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालना आसान होगा। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालना आसान होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर, अच्छा है सर, जबरदस्त है सर। अरे पक्की बात? अरे गारंटीड? तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अपना आंसर आ गया, सब अपन जानते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस बात पर डिपेंड करती है, ये भी अपन जानते हैं। डायमेंशंस ऑफ द कॉइल्स, ये अपन लिख चुके हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, ये अपन पहले भी बात लिख चुके हैं। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, हो परमेबिलिटी याद है वो जो दूसरा अपन म्यू नॉट की जगह म्यू आर भी लिखते थे, वो वाली बात। हालांकि ये तुम्हारे लिए ज्यादा आती नहीं है, ज्यादा आती नहीं है, पर ठीक है, पता होना चाहिए आपको। बोलो क्लियर है क्या? ये बातें अपन लिख चुके हैं, चाहो तो एक बार और लिख लो, तुम्हारी इच्छा। मैं वापस ट्रैक पे आता हूँ, अपनी कहानी पे आता हूँ। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। तो आ जाओ। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन ने कहानी सुनी, M12 इक्वल टू M21। इट इज नोन एज रेसिप्रोकेटरी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, स्पेलिंग सही कर लेना भैया। अरे पक्का? हाँ सर, उसे M के बराबर लिखते, बात खत्म। ये अपन जान गए, समझ गए, अच्छा लगा, शानदार, जबरदस्त। ओके, आ जाओ और देखो। लो भैया, बहुत बढ़िया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल अपने को समझ आता है। ES इक्वल टू माइनस MDIP/dt, अपन पहले भी लिख चुके हैं, इसमें बस ये कौन सी खास बात है। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। प्रोसीजर टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस जो बोला वही आएगा। अज्यूम प्राइमरी कॉइल, अज्यूम IP in primary coil, calculate flux in secondary coil, calculate phi S by IP. Primary coil is assumed such that it becomes easier to calculate flux in secondary coil। अपन सब लिख चुके हैं, एनिमेशन के थ्रू रिवाइजन कर रहे हैं। अरे हाँ सर, फालतू स्टेप मैंने हटा दी थी इसीलिए। अरे हाँ, चलिए तो मैं इसे लिख के बता रहा हूँ कि मेरे से कभी दिख जाए, डरना नहीं हो, सिंपल क्लैरिटी होनी चाहिए। मेन बात तो ये कि सवाल होने चाहिए, और सही बताओ तो सवाल भी आप पहले इसके कर चुके हो, ज्यादा डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। चलो आ जाओ, सवाल करते हैं अपन। एक लूप है, दो लूप सेटअप दिए गए आपको, देखना ध्यान से, समझने के। लूप ऑफ रेडियस r एंड n नंबर्स, ये वाला लूप का रेडियस r मान लो, ओके। इसके नंबर ऑफ टर्न्स n मान लो, ओके। ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ l एंड r, ये लो भैया, ये लेंथ l दे रखी है, ओके। इसका रेडियस r दे रखा है, एंड हैविंग n टर्न्स, n टर्न्स दे रखे हैं। टर्न्स ऑफ पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये दे रखा है। अब समझो, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द सिस्टम। अब बात है, एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है। और हाँ, अच्छा, अपन ये बात लिख सकते हैं कि कंसीडर सोलेनॉइड एज आइडियल। ये जो n टर्न्स का लूप है ना, बड़ा लूप, इसको आप ऐसे चिपका हुआ मान सकते हो, रिंग टाइप भी मान सकते हो आप। अच्छा,
सवाल। अब पहली स्टेप, प्राइमरी कॉइल कौन ले? दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो प्राइमरी कॉइल कौन ले? ये लूप, ये वाला। बोलो प्राइमरी कॉइल कौन ले? बोलो, अरे बोलो भाई, प्राइमरी कॉइल कौन ले? अरे हाँ, ये अंदर वाला सोलेनोइड ले कि बाहर वाला बड़ी रिंग ले? बोलो। प्राइमरी कॉइल वो होनी चाहिए जिसकी वजह से, अच्छा आप जो बाहर वाली, जो आपने बाहर वाला सोलेनोइड माना ना, उसको आप आइडियल मान सकते हो, ये याद रखना। और बाहर वाली रिंग से ऐसा समझो आप, एन टर्न्स। अच्छा ठीक है ना? और पतला है ये ऐसे समझ लो कि आप ऐसे मान सकते हो, ये जो आपका ये जो रिंग है ना, ये जो आपके रिंग्स हैं, ये जो एन टर्न्स दिए गए, ये पतली है, ये बहुत उतनी लंबी नहीं है। मान लो 10 मीटर है तो ये एकदम 5-10 सेंटीमीटर है, ऐसा आप मान सकते हो। सेटअप इसलिए मैं आपको अच्छे समझा रहा हूं। अब बताओ कौन है प्राइमरी कॉइल? ऐसा सिस्टम बनाए कि प्राइमरी कॉइल मानने से जिसमें करंट बहाए तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालना आसान हो। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ भाई। अच्छा सर, समझ आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बोलो। बोलो भाई, पता है प्राइमरी कॉइल कौन मानेंगे? इसको मानेंगे प्राइमरी कॉइल। क्यों बताता हूं। प्राइमरी कॉइल अगर इसको मानेंगे तो हमें ये पता पड़ेगा, मान लीजिए इसमें करंट बहा आईपी, तो सोचो इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो कांस्टेंट होगी। आइडियल है ना? अरे हाँ, पी कितना होगा? यू नॉट एन आई। ओ माय गॉड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, जो बाहर वाली रिंग के लिए फायदेमंद होगा। देखो इसका वो देखो साइड की, देखो ऐसे बड़ी रिंग और ये अंदर सोलेनोइड, तो देखो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिलेगी। आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है। इसका रेडियस अपने को बड़ा आर दे रखा है। अरे हाँ, अब सोचो इसमें फ्लक्स निकालना है, तो देखो फ्लक्स क्या होगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फ्लक्स होगा n इंटू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, और n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट एन आई पी। बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट एन आई पी, ढंग से लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई पी इंटू एरिया। पर सोचो एरिया पाई आर स्क्वायर कि पाई छोटा आर स्क्वायर? बोलो, फ्लक्स बड़े वाले आर में निकालना है, कंफ्यूज मत होना। बताओ किसका एरिया लिखूं? छोटा पाई आर स्क्वायर, एरिया में क्या लिखूं? बोलो, छोटा पाई आर स्क्वायर कि बड़ा पाई आर स्क्वायर? छोटा पाई आर स्क्वायर। सोचो क्यों छोटा? सोचो, इंटू एन, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, वो तो आएंगे। अरे हाँ, छोटा आर क्यों? बोलो, बी इंटू एम इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो। अरे हाँ सर, बस अब तो क्या था, इनका रेशो ले लो, पाई इन सेकेंडरी अपॉन आईपी, यानी कि आंसर आया म्यू नॉट छोटा एन पाई आर स्क्वायर, छोटा एन पाई आर स्क्वायर एन। ओ, ये अपनी क्या आ गई? म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो दो सवाल कर दिए अपन, एक पहले वो बड़ी रिंग है उसकी एक्सिस पे रिंग, एक ये वाला। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो आया क्या? अरे बोलो आया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर एन। क्लैरिटी है सर, समझ आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। फिर मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल आप कर चुके हो, एक और देख, तेरा करा हुआ सवाल कराता हूँ। देखो प्रथा समझ आया? प्राइमरी कॉइल माननी है। अच्छा अब देखो, मान लीजिए कि एक ये वायर है, इसमें बताई रखा है करंट है, और उसके पास में एक लूप ले लिया। इस वायर और इस स्क्वायर लूप का म्यूचुअल रिएक्टेंस पूछा गया। सर वायर का लूप हुआ सर, इस वायर को पता है कैसे माना गया? इनफाइनाइट वायर, तो पता है कैसा माना जाए? इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, फिर इनफाइनाइट पे एक वायर गया होगा इन्फिनिटी तक, फिर इन्फिनिटी पे आया होगा, फिर इन्फिनिटी पे आया होगा, तो सिग्निफिकेंस तो सिर्फ इस वायर की रही होगी। अरे हाँ सर, सिग्निफिकेंस तो सिर्फ इस वायर की ही रही होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है।
इसलिए एक वायर और ये लिया गया। अब बताओ इन दोनों में प्राइमरी कॉइल कौन मानेंगे, वायर की लूप? अरे हाँ सर, वायर को मानेंगे क्योंकि वायर को मानकर लूप में अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं, और वो मैं सिखा चुका हूं तुमको। याद करो कैसे, x पे जाके dx, x पे जाके dx, याद करो फ्लक्स छोटा सा d फाई होगा, ओ हो म्यू नॉट ip बाई 2 पाई x, ओ हो b इंटू एरिया, इट इज l dx इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n। और यहाँ क्या फाई सेकेंडरी टोटल के लिए इंटीग्रेट कर लें, म्यू नॉट l n बाई 2 पाई dx बाई x, इंटीग्रेशन x की वैल्यू a से लेकर a प्लस l। ऐसी बातें पहले भी कर चुका हूं इसलिए पहले धीरे तेज बोल रहा हूं, 2 पाई ln ऑफ a प्लस l बाई a। तो फ्लक्स आ गया इन सेकेंडरी कॉइल। ओ हो आईपी तो अपना चल ही रहा है साथ में। बस अब आईपी को अगर नीचे ले आए तो क्या यही अपना म्यू नॉट एल एन बाई 2 पाई एल एन ऑफ ए प्लस एल बाई ए, क्या यही अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो क्लियर? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पुराने जैसे सवालों जैसा है कि नहीं? उसका नाम एक बदल दिया गया है, बहुत 2-4 वैरायटी के आपको सवाल करा दिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ऑलमोस्ट चैप्टर अपना खत्म हो गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब नया चैप्टर चालू करेंगे, अब ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ सकते हैं। खैर छोटी छोटी चीजें कुछ और बाकी उनको अपन पढ़ लेते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ गए, इसकी कहानी अपने को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। छोटी छोटी बात अगर अपन करें तो देखो हो रही है, चलो भाई छोटी छोटी बात करें अपन तो देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो छोटी बातें बता रहा हूँ रटने जैसी आप रखो। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर और इंडक्टर में हो सकता है, इसके रिलेशन अपन ध्यान समझे, पहली बात अपन याद रखें। जो अपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं ध्यान से समझो, बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे रजिस्टर जैसे होते हैं। अगर अपना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इक्विवेलेंट, जो एल इक्विवेलेंट होगा ये एल इक्विवेलेंट अपना सिंपली होगा, एल इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2। तुम तो ऐसा याद रखो कि अगर सीरीज और पैरेलल रिलेशन जो ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि ये रियलिटी में थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर आपने सिंपल लिख दिए, बिना कॉम्प्लिकेशन के मानोगे तो ये आंसर आता है, पर अगर कॉम्प्लिकेशन के साथ मानोगे तो थोड़े और बड़े हो जाते हैं। उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, बाकी आपको याद रखना है कि इसके बिना कॉम्प्लिकेशन के सीरीज पैरेलल के रिलेशन कैसे होते हैं। इसके बिना कॉम्प्लिकेशन के सीरीज पैरेलल के रिलेशन होते हैं सिंपल रजिस्टर जैसे। कैसे होते हैं? रजिस्टर जैसे, L1 प्लस L2। ऐसे अगर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, ध्यान से देखें तो अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसा होता है जैसा कि अपना किसमें होता है, रजिस्टर में। तो फिर से अपन लिखेंगे एल इक्विवेलेंट कितना, 1 बाई एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, बिल्कुल सही है सर, एकदम क्लियर सर। L1 L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंसेस वाली कहानी। relations without any, you can say, complication, as simple as that of complication। क्या है एक्चुअली इसमें क्या है ना, इसकी पढ़ाई अगर आगे करी जाए तो आपको समझ में आएगा कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि नया चैप्टर चालू हो गया है फिर भी चलो मैं छोटी छोटी बातें तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ी सी बता दो। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमने अभी रिलेशन लिखे ना, ये ऐसे समझो कि सीरीज का अपन ने क्या लिखा, आप ऐसे समझो सीरीज का अपन ने लिखा L इक्वल इक्वल टू L1 प्लस L2, और अपन ने पैरेलल का क्या लिखा, पैरेलल का अपन ने लिखा 1 बाई एल इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। बोलो क्लियर? ऐसा समझो ये होल्ड करते हैं, ये होल्ड करते हैं जब हम ये मानते हैं कि, ये होल्ड करते हैं जब हम ये मानते हैं कि एक दूसरे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मतलब ऐसे आपने दो सीरीज में ली, अरे हाँ, तो जो इसमें फ्लक्स गुजरेगा ना, ये 1 है और ये 2 है, जो 1 से फ्लक्स गुजरेगा और 2 को इंपैक्ट नहीं करेगा, पर प्रैक्टिकली तो करता है ना। तो ये होल्ड करते हैं जब हम ये मानते हैं कि
एक दूसरे के फ्लक्स का कोई फर्क नहीं है। मतलब मैं आपको समझाऊं ध्यान से, 1 और 2, जब दो इंडक्टेंस यानी कि दो इंडक्टर्स जब होंगे तो जब एक पे करंट बहेगा तो दूसरे पे बहेगा, दूसरे पे बहेगा तो पहले पे बहेगा, एक दूसरे का फ्लक्स पे एक दूसरे पे इंपैक्ट हो सकता है, जो प्रैक्टिकली होता भी है। हम ये मानते हैं रिलेशंस में कि कोई इंपैक्ट नहीं है, तब ये रिलेशन होल्ड करते हैं। मान लेते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, जैसे सीरीज कनेक्शन, जैसे आप समझो एक, अगर ऐसे है टक 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 टक, ठीक, टक 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 टक, ऐसे समझो L1 L2 दो आपकी इंडक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो है। तो पता है कोई भी दो रिंग के दो लूप्स जिनकी खुद की सेल्फ इंडक्टेंस भी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, उनके पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K रूट L1 L2, ऐसे ही रटाने के लिए बता रहा हूं, इसे बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूं, कपलिंग कोफिशिएंट। हमारे लिए कोई फ्लक्स लॉस नहीं मानेंगे। मतलब हम ये मानेंगे कि जितना फ्लक्स 1 में आया उतना ही 2 से गुजर गया। इसी कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे। ट्रांसफॉर्मर किसमें पढ़ोगे? हाँ, एसी में, तब थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे लिए कोई फ्लक्स लॉस नहीं मानेंगे तो K की वैल्यू 1 होगी, मतलब M की वैल्यू रूट L1 L2। ये रिलेशन आप थोड़ा सा याद कर लो, वैसे रियलिटी में ये रिलेशन होता है। ध्यान से देखो, दो अगर लूप है तो उनकी सेल्फ इंडक्टेंसेस भी है और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो M बराबर रूट L1 L2 कहां से आया क्या आया कोई लेना देना नहीं, कभी आ जाए तो याद रख लो, वैसे आने के चांसेस कम है, पर अगर आ जाए तो याद रख लो, प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो अपन इसमें पता नहीं कितना डिटेल में जा सकते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। अच्छा हाँ सर, जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं उनमें ऐसे लूप्स होते हैं, वाइंडिंग्स होती हैं, तो उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस, उनके सेल्फ इंडक्टेंस में बहुत बड़े बड़े रिलेशंस होते हैं। चलो एक छोटी सा बात और बता देता हूं कि जैसे मान लो आप सीरीज में लो, सीरीज विद कंसिडरेशन ऑफ फ्लक्स, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसे आपका ये है टक 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 टक, ऐसे समझो ये L1 ये L2 और इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस M, तो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा उसका पता रिलेशन क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। अगर इसको कंसिडरेशन में कर लो, ये क्या हुआ? प्लस माइनस 2M, ओ हो, और M को लिख सकते हैं रूट L1 L2। अच्छा, ये कहां से आया सर? कहां से आया? कोई लेन देना नहीं है तुम्हें, थोड़ा सा याद रख लो, बस ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, मेरे को लगा पढ़ा देना चाहिए, कभी कभी आ सकता है वो, इसलिए ध्यान से समझो। L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ओ हो, अच्छा सर ये प्लस कैसे माइनस कैसे, समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो कि प्लस कब? जब जैसे मान लो पहले लूप से करंट घुसा और ऐसे ऐसे घूमा, इधर से देख रहा हूं मान लो मेरी तरफ से, तो ऐसे क्लॉकवाइज घूम, और जब वो करंट दूसरे वाले लूप में भी गया तब भी क्लॉकवाइज घूम, तो दोनों ने एक दूसरे के फ्लक्स को सपोर्ट करा। अरे हाँ सर, सोचो ऐसे इधर से चलो और इधर से देखने पर ऐसे, तो मेरे को समझाता हूं, ध्यान समझ, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। देख, हालांकि थोड़ी सी मैं भावुक हो रहा हूं, कोई बात नहीं, हो जाता हूं। मान लो इधर से चले अपन ऐसे, ऐसे समझो कि इसमें अगर अपन घूमे क्लॉकवाइज और इसमें भी करंट घूमे क्लॉकवाइज, इधर से देखने पर, मतलब सेम सेंस ऑफ करंट। अरे हाँ, तो L इक्विवेलेंट कितना होगा? L1 प्लस L2 प्लस 2M। अच्छा, अगर अपन इधर से देखें और सेंस इज अपोजिट ऑफ करंट, ओ हो, तो L इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2 माइनस 2M, और M की वैल्यू कितनी है? रूट L1 L2। अरे हाँ, बात तो सर आपकी कुछ कुछ समझ आ रही है, याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया पर रट लो। देख कैसे कि अगर करंट ऐसे फिर उधर से भी
सेम सेंस है तो प्लस होगा। अगर इसमें ऐसे फिर इसमें ऐसे हाथ उल्टा घुमा और हाँ तो माइनस हुआ। क्या मेरी बात याद रखोगे? इसमें थोड़ा और टफ भी बता सकता हूं मैं आपको, इसमें पैरेलल में भी ऐसे रिलेशंस होते हैं, कोई मतलब नहीं, इतना बहुत है। बोलो क्लियर है? कहीं पढ़ लो तो नहीं आएगा, वो बहुत कम चांसेस है, ये भी आने के चांसेस बहुत कम है, बट मैंने पढ़ा दिए ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर। अरे पक्की बात। हाँ सर बिल्कुल पक्की बात सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो। सुनते चलो क्या हो गया चैप्टर खत्म? ये तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, बाकी आपने वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये वो बहुत सारी कहानी आपको पढ़ाई। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर। अब हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ओहो, ये एसी वाला नहीं है, एयर कंडीशनिंग वाला, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो सप्लाई हमारे घरों पे आती है। प्रैक्टिकली वो ईएमआई की एक सवाल को बड़ा करके पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बनने वाली लाइट उसी प्रोसीजर से बनती है। मैंने ईएमआई के बीच में भी एक घूमते हुए लूप जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो एक साइनसॉइडल वेव के करंट बनाता है, उसको ही एसी कहा जाता है, पर वो हमारे घरों में आता है, बहुत सारे तरीके से उसे बनाया जाता है। और वो चैप्टर भले मैं आपको कुछ लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा, पर उसकी पढ़ाई तो और बहुत ज्यादा करी जाती है ट्रांसमिशन के नाम पे, क्योंकि हमारे जीवन का वो एक अमूल्य सत्य है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ सर। तो नए प्रश्न से नया अध्याय शुरुआत करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओहो हो, क्या शुरुआत करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। चलो भाई शुरुआत करते हैं। पहले आप समझे, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है ना, वो सब ये पंखा, लाइट, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, नहीं स्कूटर नहीं, हालांकि आजकल तो स्कूटर भी इलेक्ट्रिक आने लगे हैं अपने एसी, ये जितनी भी घरों पे हमारी चीज चल रही है ये सब एसी से चल रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट से, जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, जिससे आपके घर में बिजली आती है, जिस बिजली का बिल भरते हो। अरे भरते हो कि नहीं भरते हो बिल? या बिल नहीं आता तुम्हारे यहाँ? अरे आता है ना बिल तो? हाँ सर आता तो है। पापा बोलते होंगे भैया गीजर कम चलाओ, भैया एसी कम चलाओ, लाइट का ध्यान रखा करो, वेस्टेज ऑफ लाइट नहीं करनी है। अच्छा हाँ सर, तुम्हारे घरों में जो भी चीजें आ रही है वो सब किससे चल रही है? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से। ओ हो। ये क्यों दिखाया, इसका कारण मैं भी आपको समझाऊंगा। ओ हो, ध्यान से समझो। स्लो मोशन मतलब कि अगर आप ना बहुत स्लो कर लो, ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। ओके सर, ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर है, बढ़िया पंखा तेज चल रहा है, लाइट अपने को दिख रही। अब बहुत कभी कभी तुमने देखा हो ना, तो कैमरे से अपन करते हैं ना तो लाइट फ्लिक करती हुई नजर आती है, उसको बहुत स्लो मोशन में कर लोगे ना तो फ्लिक करती हुई नजर आएगी। क्यों? आपको अभी समझ में आएगा। काफी स्लो करने पे आता है, पर वो ऐसे एकदम से नहीं नजर आता, वो इसने बता रखा है ऐसा क्यों होता है, वो आपको समझ में आएगा अभी समय के साथ। पहले समझो ऐसा हो सकता है अगर अपन इसको स्लो मोशन में देखें तो पंखा अपने को ऐसे दिखेगा और लाइट अपने को ऐसे दिख सकती है जैसे इसमें बताया गया है, काफी स्लो मोशन करने पे। ये सिद्ध करता है लाइट का ऐसे फ्लिक करना कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आ रही है, करंट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, कभी जीरो भी होता है। पर हमें नॉर्मल लाइफ में तो सर ऐसा नहीं दिख रहा, अभी जो लाइट आ रही है ऐसा तो नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत रफ्तार में बदलती है, इतनी रफ्तार में बदलती है कि हम उस बदलाव को समझ नहीं पाते। पर अगर उस वीडियो को, उस चीज को बहुत स्लो मोशन में देखा जाए तो हमें वो बदलाव नजर आएगा। ये इसने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अच्छा सर, खैर हम समझे हमारे ऑल्टरनेटिंग सोर्स का बेसिक फंडा कहां से था। याद करो ईएमआई में हमने बोला था कि अगर लूप को ऐसे घुमाया जाए, देखो तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? बी ए की ओमेगा, और हाँ सर ओमेगा चेंज, सॉरी बी ए की थीटा, सर थीटा, और हाँ सर याद करो क्या चेंज हो रहा है? एंगल बिटवीन बी एंड ए इज चेंजिंग। ओ हो। अगर हम ये मान लें कि t इक्वल टू 0 पर थीटा 0 था तो t इक्वल टू टी पर थीटा ओमेगा टी होगा। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर t इक्वल टू 0 पर थीटा 0 था तो t इक्वल टू टी पर क्या थीटा ओमेगा टी था? अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो फ्लक्स एट एनी टाइम, तो इस वाली कंडीशन के लिए
फ्लक्स एट एनी टाइम टी क्या आ गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया, बी ए ओमेगा, याद करो ई क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। और हाँ सर, तो भैया ये क्या आ गया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या ये साइनसोइडल फंक्शन आया है इंड्यूस्ड ईएमएफ? अरे हाँ सर, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है, क्या है, आर ओम, तो इससे बनने वाला करंट, इससे बनने वाला करंट, ओ हो, क्या करंट आ जाएगा, बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी। अब सिचुएशन में थोड़ी सी बात को अपन समझें कि अगर t इक्वल टू 0 पर थीटा थीटा ना होकर सपोज कोई एंगल फाई होता, मान लीजिए आपका लूप ऐसे ना होकर शुरुआत में, मान लो शुरुआत में बी और ए ऐसा ही था t इक्वल टू 0 पर, मैं कह रहा हूं लूप को मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा 30 डिग्री एंगल से या 5 डिग्री एंगल से, तो किसी भी टाइम t पर क्या जो एंगल आ जाएगा, क्या वो ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा? अरे हाँ, तो इसके हिसाब से फाई की वैल्यू क्या बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर, तो क्या ई की वैल्यू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर, तो क्या करंट की वैल्यू बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर, तो सोचो अगर आप जनरलाइज करना चाहो तो इस प्रोसेस से जनरेट होने वाला करंट बी ए ओमेगा, सॉरी ईएमएफ, क्या बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, और क्या करंट बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। फिर फाई इज द इनिशियल एंगल। ओके, जनरली हम जीरो से उसको समझ लेते हैं, बट हमें कहानी समझ आनी चाहिए। थोड़ा लगातार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बातें मैं पहले भी बोल चुका हूं। क्या इस बी ए ओमेगा को इसकी पीक वैल्यू मान लें, क्या मान लें, पीक वैल्यू, जिसको हम ई नॉट से बोले, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओ हो, और इसको अगर अपन पीक वैल्यू आई नॉट बोलने, जिसको क्या अपन ई नॉट बाई आर भी बोल सकते हैं, तो आई नॉट की वैल्यू अपन इस लग सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओ हो। खैर, हम ये समझें इस प्रोसीजर से हमें ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई मिली, और इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। ओ हो, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। हमारे घरों में यही सप्लाई आ रही है, ऐसी ही सप्लाई आ रही है, उनमें वोल्टेज के वेरिएशन आते हैं ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से, वो एक अलग एस्पेक्ट है, पर हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो यही है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बोलो क्लियर। यहां तक ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं, ईएमआई में ही तो पढ़ा था। अच्छा सोचो लूप घुमाने के लिए मैंने आपको बताया था, ओ हो कि मैग्नेटिक ये आ गया, ये आ गया, सब बातें हम जानते हो। देखो हो, अगर मैं थीटा को 0 ले लूं तो क्या ई और आई का ग्राफ ऐसा बनेगा? अरे हाँ सर, क्या ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनेगा, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनेगा? अगर हम थीटा को क्या मान लें, 0, जो हम थीटा या फाई जो भी आप मानना चाहो, जनरल केस में यही हमारे घरों में सप्लाई आती है। और आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया था, ये लूप घुमाने के लिए मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। ये मैकेनिकल वर्क हम कई अलग अलग स्टेशंस में अलग अलग तरीके से करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स में पानी को डैम के ऊपर से गिराते हैं, नीचे टरबाइन पे गिराते हैं, यानी कि इस गोले पर घुमाते हैं, और ये गोला घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन मिलता है। बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। इलेक्ट्रिक करंट which changes its direction alternatively with time in contrast to direct current which flows in one direction। ओके, मैं आपको थोड़ा सा अंतर समझाता हूं, ध्यान समझ। ऑल्टरनेटिंग करंट
एंड डीसी डायरेक्ट करंट। ओ हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल है ऐसे समझाता हूँ। आपका मान लीजिए करंट ऐसा है, थोड़ा सा अंतर को समझे आप। मान लीजिए समझे ये ठीक। एक और ध्यान से समझो, एक ये ओके, ये आई और ये जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे वो कौन सा करंट था? डीसी था। अच्छा ठीक, फिर मैं आपको बनाता हूँ ओ हो ग्राफ के माध्यम से आई और टी का ग्राफ। फिर से आई और टी का ग्राफ मान लीजिए। ओ हो कैसा माने? ये ओ हो एक और बनाता हूँ। लो भाई ये देखो, ये आई और टी और ये ऐसा टिक 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 टिक। बोलो क्लियर? ऐसे। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा करंट एसी है, कौन सा करंट डीसी है? ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। मुझे बताओ इसमें कौन एसी है कौन डीसी है? ये मैंने आपको 5 डायग्राम बना दिए करंट और टाइम के। अच्छा 1 2 3 4 5। बोलो कौन एसी कौन डीसी? एसी का क्या नंबर है, डीसी का क्या नंबर है? बोलो, अरे बोलो। डीसी डायरेक्ट करंट, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा एक्चुअली बच्चे मैं बताता हूं आपको एसी क्या है। चलो बताओ फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। सर ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब नहीं जो साइनसोइडल वेव हो, सिर्फ ऑल्टर। ऑल्दो हमारे घरों पे वही आता है, हमें वो ही पढ़ना होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट समझे, हम जो एसी पढ़ रहे हैं, एसी का मतलब होता है, एसी का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट चेंजिंग। ओ हो बोलो कौन कौन एसी? अगर ये डेफिनेशन दो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, बोलो। सर 1 और 4, 1 एंड 4 तो पक्का है। 2 भी है क्या? 2 भी है क्या? नहीं, 2 एसी नहीं है। 2 अपनी 2 का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। अरे हाँ 3 का भी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा, पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। डीसी का मतलब कई बार बच्चे समझ लेते हैं कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट मतलब नहीं होता इसका। डीसी का मतलब ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट, ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भैया करंट कांस्टेंट, ऐसा जरूरी नहीं होता। डीसी का मतलब डायरेक्शन चेंज ना करे, कम ज्यादा हो सकता है। तो सोचो क्या 2 3 और 4, क्या 2 3 और 5 क्या तीनों डीसी हैं? डीसी का मतलब ये नहीं होता, डज नॉट मीन्स कांस्टेंट करंट। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। तो 2 3 5 1 एंड 4, 2 3 5 1 एंड 4। ओ हो तो कौन एसी कौन डीसी? बोलो समझ में आया? एसी वह करंट है जो डायरेक्शन चेंज करता है करंट की। उसका सबसे स्पेशल केस है साइनसोइडल वेव फंक्शन ऑफ करंट, जो कि हमारे घरों में आता है। वो कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात? हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें? करते चले बढ़ते चले। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, ओहो रे भाई, ओहो भाई। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग 1 एंड 4, ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट डज नॉट मींस कांस्टेंट करंट। तो कौन ऑल्टरनेटिंग करंट कौन डायरेक्ट करंट? बोलो क्लियर। अरे क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात तो सर समझ आ गई। अब देख मैं तेरे को क्या बता रहा हूं। जो डीसी सोर्स है क्या है, ये तो अपन ने कर लिया है, हो गई, हमें बात समझ आ गई। तो अब देख, जो डीसी सोर्स है उसको तो अपन कैसे बनाते थे? बैटरी से। अरे हाँ, जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है कौन है? ऑल्टरनेटिंग सोर्स, उसको हम कैसे बनाते हैं? उसको हम डीसी को तो हम ऐसे बैटरी से बनाते थे, और हमारा जो ये सोर्स है ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इसको है ना ऐसे एलिप्स बनाओ और सांप लेटा दो। नोटेशन, ये नोटेशन है इनकी। ये वाला तो आप पहले से जानते थे। बोलो क्लियर है? अरे हाँ सर, तो बैटरी वाला तो हम पहले से जानते थे। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको कैसे बनाए? एलिप्स बनाओ और एलिप्स में एक सांप लेटा दो। ऐसा नोटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो माइनस प्लस लिख सकते हैं।
सोचो इसमें प्लस माइनस नहीं लिख सकते, क्यों? कभी करंट प्लस है, कभी करंट माइनस है, तो जो इसके सोर्स को लिखते हैं ना अपन ईएमएफ, वो ऐसे ऑल्टरनेटिंग सोर्स, हो ऐसे बनाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, ऑल्टरनेटिंग सोर्स का नोटेशन ये है। डायरेक्ट करंट यानी कि बैटरी का सोर्स अपना पहले से अपन बनाते आ रहे हो, तो अपन पहले से जानते हैं। अच्छा, इसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स में प्लस माइनस नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? तो चेंज होता रहता है ना, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, इसलिए तो उसको ऐसे दिखाया गया है ये सांप की तरह भैया, कभी इधर प्लस कभी माइनस, कभी इधर माइनस कभी इधर प्लस। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आया रे भाई, समझ आया रे भाई, हो गया सर, ये समझ गए हम, बहुत बढ़िया। अब देखो छोटी छोटी बातें अपन पढ़ते चलते हैं, हम लोग समझ में आ जाएगा। ये हम सब जानते हैं, जो भी लिखा आ रहा है इस उतारने को जरूरत नहीं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट क्या होता है? ध्यान से देखो, मैं आपको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पे पीएचडी और करा रहा हूं। मैं वापस उस वाली कहानी पे आ जाऊंगा जो अपना आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये सब अपन ने करी थी, उसी को मेनली अपने को पढ़ना है, पर उसे थोड़ा बहुत इधर उधर जाके जो पढ़ सकते हैं उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैथमेटिकल चैप्टर है थोड़ा, ठीक है सर। अच्छा, याद करो, अगले टर्न पर एक बात याद रखना, अभी बोल रहा हूं ढंग से, बिल्कुल तबीयत से। अगले टर्न पर आपको एक चीज पढ़ के आनी है, क्या? होमवर्क क्या है? रीड या रिवाइज जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, याद है? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया था जिन्होंने 11th पढ़ी होगी मेरे से, याद करो। कॉम्बिनेशन एसएचएम पढ़ाया था a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। और हाँ, अगर इनका दो एसएचएम को जोड़ोगे तो एक नया भी एसएचएम आता है, उसने एसएचएम का एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है, cos फाई उनके बीच का एंगल होता है। और हाँ सर, वो पूरी कहानी सुनाई थी, वो पढ़ के आना, इसमें काम आएगी, क्योंकि ये साइनसोइडल फंक्शंस हैं, दो अल्टरनेटिंग करंट को जोड़ेंगे या दो सोर्सेज को जोड़ेंगे तो ऐसी कहानी आएगी। अच्छा, खैर हम वापस आते हैं। अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो या क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो तो करंट लिखा जाता है ऐसे। अगर एवरेज करंट की बात करी जाए तो आई एवरेज लिखा जाता है टोटल चार्ज फ्लोन, यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। ओ हो, क्या इसी को याद करो? आई इंस्टेंटेनियस कैसे लाते थे? क्या लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दैट इज डी क्यू बाई डी टी। क्या यही इंस्टेंटेनियस करंट होता था जो क्या एवरेज से निकालते थे? क्या ये कहानी बहुत पुरानी है? क्या ये कहानी बहुत बार पढ़ी जा चुकी है? पर आप एक बात समझो कि अगर आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो तो आपको करंट एवरेज भी निकालना आना चाहिए और आपको करंट टोटल भी इंस्टेंटेनियस भी निकालना आना चाहिए। आई पता हो तो क्यू निकाल सकते हैं, क्यू पता हो तो आई निकाल सकते हैं। अगर आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो तो क्यू लिखेंगे इंटीग्रेशन आई dt। अरे हाँ सर, तो आपको सारी बातें आनी चाहिए क्योंकि करंट का खेल चल रहा है। तो आई से क्यू, क्यू से आई निकालना आना चाहिए, आई से आई एवरेज निकालना आना चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज पता हो तो आपको बाकी निकालनी आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ बिल्कुल क्लियर सर, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? लो भैया, एवरेज करंट, ये करंट, वो करंट, ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा है। एवरेज पावर, ओ हो, तो एवरेज पावर क्या होती है? ये मतलब बेसिकली बता रहा हूँ कि एवरेज कैसे निकाला करते थे, याद करो। एवरेज याद है कैसे निकाला करते थे? उसी तरीके से अपन, जैसे अगर मान लो मैं आपको कब ये बता रहा हूँ समझना, अगर क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो और आपको चाहिए आई एवरेज, या आप समझो कि आपको आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो, ठीक, और आपको आई एवरेज चाहिए, तो आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा क्यू फ्लोन। तो क्यू फ्लोन क्या होगा? क्यू फ्लोन अपॉन डेल्टा टी। अरे हाँ। अच्छा, क्यू कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन आई टी डी टी। अरे हाँ सर, तो क्या इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। क्या ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि एवरेज निकालने का ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है?
अरे हाँ, याद करो एवरेज पावर में भी ऐसा करा था। अरे हाँ, अगर एवरेज पावर चाहिए तो क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क डन क्या लिखेंगे, p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t dt अपॉन इंटीग्रल dt। मतलब कोई भी फंक्शन का एवरेज अगर निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, जनरल प्रोसीजर है। अरे हाँ सर, एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन क्या लिख सकते हैं, पावर p dt। हाँ सर, p इक्वल टू dw बाई dt तो होता है। तो मैंने आपको उसको एक तरीके से लिखवाया कि dw इक्वल टू p एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू डी टी। तो वर्क डन क्या हो गया, इंटीग्रल p एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t dt, या एनर्जी जो लिखना हो आप, वर्क डन लिख लो, एनर्जी लिख लो, जो आपको लिखना हो। एनर्जी भी लिख सकते हो डी, p को लिख लो डी, ई की टर्म्स में लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, डी। ओ हो, तो ई कितना आ गया ये। और पावर एवरेज क्या होती है, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। अरे हाँ सर, और टोटल टाइम को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल dt। ऐसे आई एवरेज को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल आई dt अपॉन dt। बेसिकली सब आप पहले पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, एक दो सवाल कराऊंगा, तुम्हें फील आ जाएगी। मैं ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं, आई बताओ क्यों निकाल सकते हैं, आई बताओ आई एवरेज निकाल सकते हैं, ये आपको मन में फील होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है। अरे आगे बढ़ जाए मास्टर। हाँ बढ़ जाओ सर, किसने रोका है आपको। अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, अच्छा बढ़िया। ओहो हो, ये आ गया साहब। ओहो, अब देखो भाई साहब, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द एवरेज करंट फॉर आई इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 इन 2 सेकेंड, एवरेज करंट, इसमें t डालोगे तो क्या आएगा पहले बताओ, इसमें t डालोगे तो क्या आएगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट है, ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। अरे हाँ, हमें क्या चाहिए, एवरेज करंट चाहिए 2 सेकेंड में। तो भैया हमें पता है आई एवरेज कैसे निकालना है, पता है कि नहीं पता, इसको लगा दो बच्चों, जो लिखा हुआ है। अब प्योर मैथ्स है, करके बता दो फटाफट, पर ये सवाल आ सकते हैं, इसलिए अपने को फील आनी चाहिए। अगर करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, तो आपको भैया एवरेज निकालना आना चाहिए। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, करो, अब तुम भी करो, मैं भी करता हूं। आई एवरेज, ओ हो, ऐसे 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी, लिमिट 0 to 2, इंटीग्रल डी टी 0 to 2 मतलब 2। ठीक, तो 1/2 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर 3t स्क्वायर का मतलब t क्यूब बाई 3, तो बन गया t क्यूब। तो पहले टर्म आई टी क्यूब, दूसरी आई 2t, तो t क्यूब प्लस 2t 0 to 2। ठीक है, तो 1/2 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर। अरे हाँ सर, सही चल रहा है सर, सही लग रहा है सर, देखो सही कर रहा हूं क्या। हाँ, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि एक 2 ने 2 को मार दिया, तो 2 स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 6। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। देखना मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी। हाँ, 6 एम्पियर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। प्रोसी फील क्या भैया, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो, क्या आई एवरेज निकाल सकते हैं। हाँ, ये बात क्लियर है। ओ हो, अरे हाँ सर, चार्ज फ्लो निकालना 2 सेकंड में, तो क्या करते, कुछ नहीं करते, ध्यान देखो तो नीचे 2 से डिवाइड नहीं करते बस। अरे हाँ, अगर कोई इसमें से चार्ज फ्लोन पूछ लेता आपसे, आई एवरेज के बजाय पूछता क्यू फ्लोन इन 2 सेकेंड्स, तो आप क्या करते बताओ, कुछ नहीं करते, नीचे 2 से डिवाइड नहीं करते बस, ऊपर चार्ज फ्लो नहीं तो आता है, तो आंसर 12 आ जाता, 12 कूलम। अरे हाँ सर, ये आई एवरेज आके तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप चार्ज फ्लोन आ जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक है ना एवरेज लिखने का एक तरीका होता है, कैसे मैं बताता हूँ। एवरेज लिखने का एक तरीका है, जैसे अपन आई एवरेज है ना, अरे हाँ, तो एवरेज लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, आई ऐसे नीचे 2 सेकंड लिख दो, तो 2 सेकंड में समझ में आ जाए। अच्छा, ऐसे खोपचे में बनाए थे ना, तो एवरेज वैल्यू है,
दो ऐसे खोपचों में ग्रेटर देन और लेस देन के एक खोपचे में अगर अपन किसी चीज को लिख दें तो वो रिप्रेजेंट करती है उसका एवरेज वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करती है उसकी? एवरेज वैल्यू। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, समझ आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। अब क्या करें सर? करते चलो। देखो भाई, एक छोटे छोटे सवाल कर लो, क्लैरिटी आएगी, कोई खास बात नहीं। अब फाइंड द एवरेज करंट, फिर एक और सवाल आ गया, 2t+1 का होल स्क्वायर इन 2 सेकेंड। टाइम पास है। इसको लिखो होमवर्क, मैं नहीं बता रहा, आंसर बता रहा हूं। खुद करोगे, करना यही है, खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा हूं। आंसर लिख लो। 10.33 एम्पियर खुद निकालना है, ये गड़बड़ नहीं करनी है, खुद करना है। और नहीं हो तो घर पे कांच के सामने खड़े होके देखना मैं ही ऐसा क्यों हूं। ओके सर, खुद करोगे ये? अरे कर लेंगे क्या सब? अरे हाँ तो बोल दो, अरे हाँ हाँ बोल दो। हाँ सर, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल आपको सर हम नीचे नहीं गिरने देंगे सर, आपको सर हम सफलता का परचम लहरा के बताएंगे सर। ओके, इसी विश्वास की वजह से तो इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, मेरी मेहनत खराब करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया, रिजल्ट लाएंगे, आपके पास आएंगे मिठाई लेके, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो करना होता है ना, वो तो ग्राफ होता है। जो भी हमारे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है तो ग्राफ होती है ना, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं इस तरीके के, जो हमने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पढ़ी थी वो। मान लो आपका करंट ऐसा है, 2 एम्पियर 1 सेकंड तक, फिर -2 एम्पियर 1 सेकंड तक। पहले तो एसी है कि नहीं है? एसी है। अच्छा समझो, इसमें बोला गया फाइंड आउट द एवरेज करंट इन द गिवन ग्राफ। अब जब गिवन ग्राफ में एवरेज वैल्यू पूछी गई, पहले आप समझो एवरेज वैल्यू पूछी गई, ठीक? तो आप एक बात समझो, एवरेज वैल्यू का मतलब समय तो दिया ही नहीं। पहले अपन चीजों को समझे। जब ऐसे ना इस बताओ इस करंट का क्या एवरेज है, तो आप समझो कि इस करंट का एवरेज का मतलब लॉन्ग टाइम में एवरेज करंट, जो छुपी हुई बात है इसमें क्या है? इन लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब बढ़िया 2 5 10 घंटे, 20 घंटे। अच्छा, अब अगर इन एवरेज करंट पूछा गया इन लॉन्ग टाइम, ये ऐसे पूछा जाएगा ऑल्टरनेटिव सप्लाई में, इन लॉन्ग टाइम इंप्लाइज एवरेज वैल्यू इन 1 साइकिल। पहले समझे हम ये जो, अगर आप देखो तो इस ये जो करंट आ रहा है इसकी साइकिल है। साइकिल मतलब ध्यान से देखो तो इसकी साइकिल है। पहले 1 सेकंड तक 2 एम्पियर रहता है, फिर 2 सेकंड 1 से 2 सेकंड तक ये -2 एम्पियर रहता है। तो ध्यान से देखो तो इसकी जो टाइम पीरियड है ना इसकी साइकिल का, 2 सेकंड। अरे हाँ सर, अब समझो कि अगर मैं जो एवरेज वैल्यू 1 सेकंड 1 साइकिल में होगी, क्या वही एवरेज वैल्यू, ध्यान से सुनना, क्या वही एवरेज वैल्यू, क्या वही एवरेज वैल्यू, बहुत ध्यान से समझो, तो वही एवरेज वैल्यू क्या 2 साइकिल में भी होगी? क्या वही एवरेज वैल्यू 3 साइकिल में भी होगी? क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू इन 1 साइकिल इज एवरेज वैल्यू इन 2 साइकिल? क्या एवरेज वैल्यू इन 3 साइकिल? क्या एवरेज वैल्यू रिपीट ही तो हो रहा है बार बार? क्या एवरेज वैल्यू इन लार्ज नंबर ऑफ साइकिल, दैट इज लॉन्ग टाइम। अरे हाँ, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट मींस एवरेज वैल्यू इन लॉन्ग टाइम, एंड एवरेज वैल्यू इन लॉन्ग टाइम मींस एवरेज वैल्यू इन 1 साइकिल। अरे हाँ, मतलब हमें एवरेज वैल्यू इन 1 साइकिल लानी है। अब देख समझ, एवरेज वैल्यू होती क्या है? एवरेज वैल्यू होती है इंटीग्रल IT dt अपॉन, एवरेज वैल्यू क्या होती है? ऐसे समझो आप, ऐसे समझो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, आई एवरेज या फुल साइकिल, फुल साइकिल या आई एवरेज, जो बोलना हो, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। अब समझो ये इंटीग्रल आई डी टी है क्या? देखो तो एरिया अंडर आई टी कर्व अपॉन इंटीग्रल डी टी। अरे आई टी डी टी है तो एरिया अंडर आई टी कर्व ना, एरिया अंडर आई टी कर्व। अरे हाँ सर, है तो ये एरिया अंडर आई टी कर्व। सर सही बोल रहे हो सर आप, ये बात तो सही बोल रहे हो सर आप, एरिया अंडर आई टी कर्व। ओके, तो क्या करें? सुनते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अब क्या करें? देखो, अब देखो एरिया अंडर आई टी कर्व, अपर साइकिल में ऊपर, नीचे साइकिल में नीचे, फुल साइकिल में एरिया 0 है। हाँ, फुल साइकिल में एरिया 0 है। हो मतलब 0/t यानी कि 0। तो इसका आई एवरेज फुल साइकिल, अरे ऊपर, पहले ऊपर करंट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एवरेज तो 0 ही आएगा। अरे हाँ, एरिया भी तो ऊपर नीचे का कुल मिला के 0 हो गया।
अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर। अरे सोच लो। तो आई फॉर फुल साइकिल कितना आया? 0। या आई फॉर लॉन्ग टर्म कितना आया? 0। ओ हो। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आई लॉन्ग टर्म, आई फुल साइकिल, आई हाफ साइकिल भी पूछ लेते हैं। जैसे अगर कोई इसमें आपसे पूछे कि आई फॉर हाफ साइकिल, तो बोलो क्या होगा? तुम खुद बोलोगे। आई फॉर हाफ साइकिल क्या होगा? बोलो बोलो। सर, हाफ साइकिल में तो करंट 2 ही एम्पियर रह रहा है, वो चेंज ही नहीं हो रहा। तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1, दैट इज 2। चेंज ही नहीं हो रहा ना इस पर्टिकुलर केस में। तो आई टी डी टी, तो 2 कांस्टेंट है, 2 इंटू 1 अपॉन 1। हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए 0। हाफ साइकिल पूछी जाती है, कई बार एग्जामिनेशन में आती है, इसलिए वो पूछी जाती है। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए जो मोस्ट ऑफ द सवाल आएंगे तो सब ऐसे वेरिएबल पे ही आएंगे ना, मतलब ऐसे वेरी करते हुए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। पक्का? चलो, एवरेज फॉर वन साइकिल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इन्फिनिटी लॉन्ग, वो मैंने आपको समझा दिया। 0 एम्पियर अपना आंसर आ गया। बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। ओ हो, वही सवाल मैं आपसे पूछूं, हाफ साइकिल, अभी अभी आपने बताया आंसर कितना आया? 2 एम्पियर। ओ हो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओ हो। चलो भाई, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आई है तो बताओ, इसी ग्राफ के लिए ये वाली कहानी, आई स्क्वायर, ये खोपचे का मतलब आई स्क्वायर का एवरेज फॉर द गिवन ग्राफ, मतलब लॉन्ग रन के लिए। ओ हो, आई स्क्वायर का एवरेज पूछ रहे हैं हम। किसका पूछ रहे हैं? आई स्क्वायर का एवरेज। बोलो क्लियर। अरे पक्की बात, किसका एवरेज पूछ रहे हैं? आई स्क्वायर का। चलो, होमवर्क होमवर्क तो क्या है इसमें, सोचो, आसान है। आई स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज बोलो। सर, आई स्क्वायर तो हमेशा 4 है, हमेशा। तो जो वैल्यू फिक्स्ड है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो हमेशा 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा 4। अरे हाँ सर, तो क्या आई स्क्वायर का एवरेज भी आएगा 4? ओ हो। सर, ये आई स्क्वायर का एवरेज निकालने की क्या जरूरत है? समझ में आएगा समय के साथ, अभी मैथमेटिक्स कर लो उसकी। क्यों आई स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि हम रूट मीन स्क्वायर चीज पढ़ेंगे। ये क्या होता है बताऊंगा आगे। फिर जो मैं बोला चमका, सिंपल, आई स्क्वायर का एवरेज 4, मैथ्स है प्योर। पहले थोड़ी मैथ्स करा रहा हूँ, फिर क्यों कराई ये समझ में आएगा समय के साथ। अच्छा, ओ हो सर, 4 आ गया। मैथ्स तो समझ आ रही है, बेसिक बेसिक? हाँ सर, समझ आ रही है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह। अब क्या करें? देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये वाला सवाल तुम होमवर्क में करके लाना, होमवर्क। अब ग्राफ ऐसा है, टक 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 बना लो, उसका हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए एवरेज। हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए एवरेज निकाल सकते हो, होमवर्क है ये। यहीं से कहानी उठाऊंगा अगले टर्न पर। बोलो क्लियर है? फिर समझ में आएगा अगले टर्न पर कि ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे। बोलो क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। पक्की बात? अरे गारंटीड? ओके सर, तो अगले टर्न पर मिलते हैं इस सवाल के होमवर्क के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय। মুখে আছে, মুখটা বাড়ি দিচ্ছ যে আমার তো আবার ফোনের ঠিক আছে নাকি?